अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। काफ़ी दिन से खबरें चल रही थी कि हुकूमत ने 224 पूरे कर लिए हैं। आईन तरमीम लाने के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत हुकूमत को हासिल हो गई है। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकाल दी। और अगर ये बात ठीक है, मौलाना फजल रहमान ने जो फ़ैसला किया है यह हतमी है, या जो अनाउंसमेंट की है इसमें कोई लचक नहीं है और कोई तब्दीली नहीं होने वाली, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख्वाबों पर पानी फिर चुका है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख्वाब टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और उनके लिए एक्सटेंशन का कोई रास्ता नहीं बचा। मौलाना फजल रहमान ने आज जो बयान जारी किया है वो बहुत हुकूमत के लिए यकीनन हैरानकुन होगा, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं। कौन दावा कर रहा है मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन मौलाना ने क्या कहा? मौलाना ने कहा है कि JUI अपोजिशन का हिस्सा थी, अपोजिशन का हिस्सा रहेगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि ये अपोजिशन का हिस्सा थी और इस ये हुकूमत के पास नहीं जा रही। इससे सादा सा मतलब ये है कि हुकूमत के साथ नहीं जा रही। फिर कहा कि आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। यानी अगरचे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी बेनिफिशरी होगी, अगर 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाती है तो फिर मखसूस नशस्तों के हवाले से भी कानून साजी हो सकती है और मखसूस नशस्तें भी हुकूमत को मिल सकती हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान को भी मिलेंगी। अगरचे वो उसके बेनिफिशरी होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। यानी 2/3 अक्सरियत को हासिल करने के लिए जो जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है, या जुडिशल पैकेज आने के लिए जो 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, वो कहते हैं जी हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर वो कहते हैं हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मुफादात से मुतसादिम हैं। वो कहते हैं ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गज़ व गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। इसका मतलब यह है कि भाई अवाम का देखें, अवाम एक साइड पर खड़ी है, हुकूमत दूसरी साइड पर खड़ी है, हम अवाम को छोड़ के हुकूमत के साथ नहीं जा सकते। यानी इसका मतलब ये हुआ, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उनको इदराक है कि अवाम के जज्बात कुछ और हैं, उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाई जा सकती, सियासी खुदकुशी होगी। अगर अवामी जज्बात के मुखालिफ समत में जाएंगे तो ये सियासी खुदकुशी होगी, मौलाना फजल रहमान ने कहा। फिर वो कहते हैं आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे, मौलाना फजल रहमान। ये वही मौलाना फजल रहमान है जो पिछले दिनों कौमी असम्बली में खड़े होकर कह रहे थे कि अब चाहे फॉर्म 45 पर आए हैं या 47 पर आए हैं, जैसे भी आए हैं इन्हीं से काम लेना होगा और इन्हीं को से कानून साजी करानी होगी। आज मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि नहीं जनाब, आइंदा किसी को मैंडेट चोरी करने नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान की हुकूमत से डील बनी नहीं है। ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान को कोई बेहतर ऑफर नहीं कर रहे थे और उन्होंने तंग आकर यह बयान दे दिया। उन्होंने सोचा कि गुनाहे बेलज्जत करने से बेहतर है कि फिर अवाम के साथ खड़े हों, फिर अवामी जज्बात के साथ खड़े हों। फिर क्या फ़ायदा, अगर हमें हमारी मर्ज़ी की चीज़ें मिल ही नहीं रही तो क्या फ़ायदा फिर गुनाहे बेलज्जत का। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये फ़ैसला किया है और उसके नतीजे में अब ज़ाहिर है अगर 2/3 अक्सरियत नहीं हो सकती, नहीं मिल सकती, तो फिर क्या होगा? फिर एक्सटेंशन भी नहीं होगी, जुडिशल पैकेज भी नहीं आएगा, मखसूस नशस्तें भी नहीं मिलेंगी और चीज़ें हुकूमत के हक़ में नहीं आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब ने आज एक प्रोग्राम में ये दावा किया है। वो कहते हैं कि आईन तरमीम आ रही है। आज दावा किया उन्होंने, आईनी तरमीम आ रही है, इसके लिए मौलाना समेत तहरीक इंसाफ के 5-6 लोग भी आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे। आईनी तरमीम की हिमायत करेंगे तो अगर यानी देखें, वैसे भी मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाकर 2/3 पूरी नहीं होती, 224 पूरे नहीं होते। मौलाना फजल रहमान को मिलाने के बाद भी 3 से 4 PTI के लोग चाहिए होंगे। अब ये हनीफ अब्बासी दावा कर रहे हैं। अब ऐन मुमकिन है कि हनीफ अब्बासी जो दावा कर रहे हैं वो अपडेटेड ना हो या ये प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड हो गया हो, क्योंकि शाम में 6 बजे के करीब मौलाना फजल रहमान का ये बयान आया। हनीफ अब्बासी ने शायद उसी वक्त ये बयान दिया। हो सकता है कि हनीफ अब्बासी गलत भी ना कह रहे हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान ने उनको वाकई उस वक्त यकीन दहानी कराई हो या इशारा दिया हो कि हम आपके साथ आ रहे हैं। हनीफ अब्बासी ने उसी की बुनियाद पर बात की हो, लेकिन बाद में मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना माइंड चेंज कर दिया हो, क्योंकि ये बात तो तय है या तकरीबन जो खबरों के या जो बाखबर लोग अब रखते हैं अपने उनके पास ये बात मौजूद है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने गो हेड तो दिया था। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक नॉड तो किया था हुकूमत को कि हाँ ठीक है, ओके, एक इशारा तो दिया था कि आ जाएंगे और उसी के बुनियाद पर हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस बढ़ा था। लेकिन क्या हुआ फिर? डील कहाँ जाकर ख़राब हो गई कि मौलाना फजल रहमान तो पीछे हट गए, मौलाना फजल रहमान साहब अब साथ नहीं आ रहे। तो हनीफ अब्बासी जो कह रहे हैं कि PTI के भी 6-7 लोग साथ हैं। अब देखें ना, PTI के 6-7 लोग साथ होने का क्या मतलब है?
सीधी सीधी ये तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग है। डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, यानी तहरीक इंसाफ अगर अपने कारकुनों को, अपने अपने लीडर्स को, एमएनएस को ये पॉलिसी देती है कि जी इस बिल के हक में वोट नहीं करना, और फिर भी वो वोट करते हैं, तो वो पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ कर रहे हैं, मतलब ये कि वो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। लेकिन एक सूरत में डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी कि वो जो पीटीआई के लोग तोड़े जाएं वो उन लोगों में से तोड़े जाएं जिनका स्टेटस आज भी आज़ाद का है, वो पार्टी के ताबे नहीं हैं। वो 8 लोग कौन हैं कि जो पीटीआई के ताबे नहीं हैं? 80 लोग तो चलिए हो गए ना, 39 वो जिन्होंने पहले एफिडेविट दिया था, 41 वो जिन्होंने बाद में एफिडेविट दे दिया, और वो सब एफिडेविट देकर पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आज़ाद हैसियत को बरकरार रखना चाहा है। वो 8 लोग कौन हैं? एक तो वो मुबारक ज़ेब हैं बाजौड़ से, जो रेहान ज़ेब के भाई हैं और लड़े हैं, जिनके बारे में ये खबरें भी थीं, इमरान रियाज खान ने भी ये खबर दी थी और फिर उसकी तरदीद भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा 20 करोड़ तो क्या मैं 20 अरब रुपए के एवज़ भी अपने भाई का खून नहीं बेचूंगा। ही नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि भाई मैं साथ खड़ा हूँ तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो अपनी वजाहत जारी कर दी। दूसरा गौहर अली ख़ान है, यानी बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पीटीआई, उनका भी कोई इम्कान नहीं है। अली असगर ख़ान जो हैं ये एबटाबाद से हैं। फिर उमर अयूब हरीपुर से हैं। असलम घुम्मन, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, ये सियालकोट से राना शमीम को हराकर जीते हुए हैं। उस्मान अली साहिवाल से जीते हुए हैं। ज़हूर कुरैशी खानेवाल से। औरंगज़ेब खिच्ची विहाड़ी से। अच्छा, अब ये जो 8 लोग हैं ये वो हैं जिनको आज भी वेबसाइट के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उन पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया है। इनके बारे में कहा गया कि ये आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली में मौजूद हैं। अब जाहिर है गौहर ने और जो उमर अयूब वगैरह हैं, इन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि इनके पास तहरीक इंसाफ के ओहदे थे। ये नहीं हो सकता था कि तहरीक इंसाफ का भी ओहदा रखते और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी ज्वाइन कर लेते। लेकिन बाकी लोगों ने क्यों ज्वाइन नहीं किया था, ये बहरहाल एक सवाल है कि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जीत कर आए, हुकूमत के साथ भी नहीं गए, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े भी हैं, जैसे असलम घुम्मन वगैरह, ये तहरीक इंसाफ के साथ खड़े भी हैं, लेकिन आज़ाद हैसियत इनकी बरकरार है, ये इंडिपेंडेंट है। अब इनमें से शक किया जा सकता है या किया जा रहा है औरंगज़ेब खिच्ची पर, ज़हूर कुरैशी वगैरह पर, इन लोगों पर शक का इजहार किया जा रहा है कि अगर तोड़ा जाएगा तो इनके ऊपर मेहनत की जाएगी या कुछ और लोगों पर को भी मेहनत की जा सकती है। तो ये वो आज़ाद उम्मीदवार हैं कि जो अगर इस आईनी तरमीम में हुकूमत के साथ जाते हैं तो इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। लेकिन क्या ये हुकूमत के साथ जाकर अपना जो सियासी करियर है वो ख़त्म करेंगे या ख़राब करेंगे? क्योंकि बहरहाल ये वो लोग हैं जो पीटीआई की वजह से जीत कर आए हैं, इनको लोगों ने पीटीआई की वजह से वोट दिया है, इनको अपनी ज़ाती हैसियत में ज़ाती हैसियत की वजह से वोट नहीं मिला, या मिला भी है तो वो जीते ये पीटीआई की वजह से। तो अब ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कहाँ जाएंगे? अब जो कहा जा रहा है कि जी नंबर, हमारे हनीफ अब्बासी कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हो गए हैं। तो आज एक ट्वीट हमाद अज़हर ने किया और वो कहते हैं कि सादुल्लाह बलोच की अहलिया और बेटी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, और साथ में उन्होंने उनके भाई की, सादुल्लाह बलोच के भाई की ऑडियो भी शेयर की हुई है कि जी उनकी भाभी को और उनकी बेटी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। सादुल्लाह बलोच जो हैं ये अली गौहर बलोच को हरा कर जीते हैं 2-2.5-3 हज़ार वोटों के मार्जिन से। सादुल्लाह बलोच फैसलाबाद से जीते थे, तांदलियावाला से, और इनके लिए केस भी चलता रहा, लेकिन अभी तक जो अपील में गए हुए हैं अली गौहर बलोच सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बहरहाल सादुल्लाह बलोच बाकी फोरम से ये मुकदमा जीतते हुए आए हैं और उनके वोट बरकरार हैं और एमएनए हैं। अब इनको वैसे भी तोड़ने की कोशिश की गई, यानी हराने की, कि रिकाउंटिंग में इनका हो जाए, लेकिन वो नहीं हुए हैं। तो अब हमाद अज़हर ट्वीट कर रहे हैं कि सादुल्लाह बलोच की अहलिया और बेटी को अगवा कर लिया गया, अहलिया और बेटी को। यानी अगर इस तरह नंबर पूरे हो रहे हैं तो फिर तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो बताएं, एक्सप्लेन करें कि क्या ऐसे नंबर पूरे करेंगे जो वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई के भी 5-6 लोग हमारे साथ हैं और आईनी तरमीम की हिमायत कर रहे हैं। तो ये बड़ी हैरान कुन और अफसोसनाक और परेशान कुन बात है। तो ये तो हो गया मामला। दूसरी जो चीज़ है, यानी अब देखें कि इसमें हमें मौलाना फजल रहमान के निकलने से तो हमें ये पास होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि सेनेट में भी फिर नंबर पूरे नहीं होंगे, कौमी असम्बली में भी नहीं होंगे। आप कौमी असम्बली से ये बंदे इनमें से 8 में से तोड़ भी लेते हैं तो सेनेट में जाके क्या करेंगे? फिर मौलाना की ज़रूरत पड़ेगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब अगर वाकई हुकूमत के साथ छोड़ गए हैं और इनकार कर गए हैं तो फिर ये आईनी तरमीम होना मुश्किल दिखाई देता है। अच्छा जनाब, आज बड़ी दिलचस्प बात हुई, एक बयान अतादुल्लाह तारड़ साहब ने, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और
ज़ाहिर है पीटीवी भी उन्हीं के अंडर आता है। उन्होंने कौमी असम्बली में बताया है कि जनाब हम पीटीवी को अब सिफारशी भर्तियाँ निकाल के प्रोफेशनल बुनियादों पर गैर जानिबदार एंकर्स हायर करके पीटीवी को मुनाफा बख्श इदारा बनाना चाहते हैं और प्रोफेशनल बुनियादों पर हायर कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने 6 एंकर्स जो हैं वो हायर किए हैं गैर जानिबदार, ताकि हम इसको एक गैर जानिबदार इदारा और प्राइवेट इदारे के जैसा इदारा बना सकें। सुनिए ज़रा अतात अरड़ साहब ने क्या कहा है। पे हम ये बात करते हैं, वहां पे पिछली कई दहाइयों से जो पीटीवी पे जुल्म होता रहा है सियासी भर्तियों के नाम पे, मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूं और जिस तरीके से मैं उसको साफ शफाफ इदारा बनाना चाह रहा हूं, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने गोश्त वर्कर्स हैं वहां पे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सियासी सिफारिश के ऊपर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से घर बैठ के सैलरी लेते हैं, इसका भी इलाज करना है। तो मैं पीटीवी को आई कमिट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि इसको एक मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। आज ही हमने प्राइवेट सेक्टर से एंकर्स हायर किए हैं, जिसमें डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान विल बी आवर फेस, हमने बीरी सलीम साहिबा को हायर किया है, नजम वली साहब को किया है, रिजवान रजी साहब को किया है, हम अमीर हफीज साहब को जियो से लेके आए हैं। तो बात यह है कि सिफारशी शोज हमने सारे बंद किए हैं और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस की स्टेटमेंट बता रहा हूं। देखें, ये इसलिए किया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे, एक नया फेस हम पीटीवी को देंगे, ऑपोजिशन को भी स्पेस मिलेगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने सिफारशी एंकर्स को हटा दिया है और प्राइवेट सेक्टर से एक गैर जानिबदार और एक फ़्रेश फेसेस लेकर आए हैं ताकि पीटीवी जो है वो फले फूले। और नाम उन्होंने बताए हैं रिजवान रज़ी साहब का, उन्होंने नाम बताया है बिनिश सलीम का गैर जानिबदार लोगों में, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार का गैर जानिबदार लोगों में नजम वली का नाम बताया है, रिजवान रज़ी का नाम बताया। ये नाम उन्होंने कहा है कि जी हम, और अमीन हफीज़ का नाम बताया। अमीन हफीज़ कह रहे हैं हम जियो से लेकर आए हैं, अमीन हफीज़ को जियो छोड़े ज़माना हो गया। वो अब अपना सिर्फ यूट्यूब चैनल करते हैं। कई मेरा ख्याल है 2.5-3 साल तो कम से कम हो गए होंगे अमीन हफीज़ साहब को जियो छोड़े हुए। तो वो कहते हैं जी हम अमीन हफीज़ को लेकर आए हैं। तो अब वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर से, वो कहते हैं हम इनको लेकर आए हैं, नजम वली ख़ान को और रिजवान रज़ी को, बिनिश सलीम को, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार को। तो ये वो कहते हैं ये वो फेसेस हैं जिनके बुनियाद पर अब पीटीवी को एक गैर जानिबदार इदारा समझा जाएगा और एक प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हम लेकर आएँ। तो अब इस पर मैं क्या तबसरा करूँ। वो कहते हैं कि सिफारशी भर्तियाँ जो थी वो हमने हटाई हैं और सिफारशी फेसेस को ख़त्म किया और अब एक प्रोफेशनल फेसेस को हम लेकर आए हैं। तो इस तरह वो पीटीवी चलाएँगे और इस तरह वो पीटीवी को एक मुनाफा बख्श इदारा बनाना चाहते हैं। तो ये सारे हमारे दोस्त कोलीग हैं, मैं मज़ीद इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, मज़ीद कोई तबसरा नहीं करना चाहता, आप थोड़े को काफ़ी समझें। अच्छा जनाब, अयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ी फुर्तियाँ दिखाई। मैंने दोपहर में भी इस पर बात की थी। अयाज सादिक साहब जो हैं वो बड़ी फुर्तियाँ दिखा रहे थे। सार्जेंट आम को और 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया, जो जनरेटर चलाने वाला उसको भी मुअत्तल कर दिया कि बिजली गई तुमने जनरेटर क्यों नहीं चलाया, इलेक्ट्रिशियन को भी मुअत्तल कर दिया कि बिजली गई है तो फौरी तौर पर बहाल क्यों नहीं हुई, तो उनको मुअत्तल करके बेचारों को। लेकिन आप सुनिए कि आईजी क्या कह रहे हैं। कल हमें खबर बताएगी कि जी स्पीकर साहब ने आईजी की सरजनिश की है और आईजी ने आज क्या बताया है। आईजी कहते हैं कि जी भाई जो हुआ है कानून और आइन के मुताबिक हुआ है। सुने ज़रा कि हमने हर चीज़ प्रोसीजर को फॉलो करते हुए की है। आपके जो क्वेश्चन था जो आपने किया, मैं फिर बताता चलूँ, वी फॉलोड द प्रोसीजर के बगैर कोई चीज़ नहीं की। जो प्रोसीजर हैं नेशनल असम्बली के या जो प्रोसीजर हैं जिसमें हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, इंटीमेशन देनी होती है, या जो भी प्रोसीजर हैं वो प्रोसीजर सारे अवेलेबल हैं, नेट पे भी अवेलेबल हैं। वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं, वो मैनुअल्स जो हैं, वो तमाम के तमाम जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किया है। कोई चीज़ भी उसके मुताबिक नहीं। देखिए, 2 चीज़ें हैं ना, कल आपके सामने कोर्ट में आप लोग जो कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, जो एटीए को कोर्ट कवर करते हैं, तो ऑल वर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। बाकी तो अब कोर्ट ने आगे तमाम चीज़ें की हैं, दे आर ऑन फिजिकल रिमांड, जो मेरिट होगा उसके मुताबिक किया जाएगा। थैंक यू। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो हुआ है, जो प्रोसीजर है कि इतला देनी, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, परमिशन लेनी होती है, वो कहते हैं भाई प्रोसीजर पूरा किया है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं सादा लफ्ज़ों में कि हमने भाई स्पीकर साहब की इजाज़त से किया जो किया, हमने स्पीकर साहब को बताकर किया है, उनकी इजाज़त से किया है। शोर शराबा किस बात का कर रहे हो, ये आईजी साहब फरमा रहे हैं। और उधर स्पीकर साहब जो हैं वो सच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, अयाज सादिक साहब का अपना पुराना बयान जो है वो मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ कि वो
क्या कहते रहे उनके ज़माने जब पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने छापा मारा था या रेड की थी, तो उस पर अयाज सादिक साहब उस ज़माने में क्या फरमाते थे, या ये भी सुन लें। पुलिस बगैर स्पीकर की इजाजत से पार्लियामेंट लॉजेस के गेट के अंदर से नहीं एंटर हो सकती। एमएनए की हिफाजत स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है। एमएनएस की हिफाजत स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है। स्पीकर साहब की इजाज़त के बगैर कोई पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकती, ये अयाज सादिक साहब फरमाते रहे हैं। आखिरी बात यह है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं जिनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ है एक फैब्रिकेटेड एफआईआर पर, एक झूठी एफआईआर पर, कि जिसमें कहा गया कि जी इतने लोगों ने, तहरीक इंसाफ के लोगों ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। एक ने पुलिस एहलकार की कनपट्टी पर बंदूक रख ली, एक ने वक्खी में जो है, यानी पसली नहीं लिखा, वक्खी में उन्होंने कहा कि जी मुक्का मार दिया, किसी ने एंटी राइट गन छीन ली। तो ये सब कुछ कर रहे थे, तो उस वक्त पुलिस ने हथियार मतलब डाल दिए और इनसे को गिरफ़्तार नहीं किया। अगले दिन पता चला कि उनको गिरफ़्तार भी करना था। और भाई जब किसी ने गनपट्टी पर बंदूक रखी थी या वक्खी में पिस्टल मारा था या किसी ने आपकी एंटी राइट गन छीनी थी, तो उस वक्त उनको गिरफ़्तार करते, तब गिरफ़्तार नहीं किया, अगले दिन को ख्याल है। फैब्रिकेटेड जो एफआईआर है उसके ऊपर ये 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जनाब दे दिया जज साहब ने भी। इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब इस जिस्मानी रिमांड को पीटीआई के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उसकी काफ़ी सारी बुनियादें बनाई हैं। तो ये थी जनाब कुछ चीज़ें, कुछ ख़बरें अब तक की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।